हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनजातीय समाज के बारे में। जनजातीय समाज आमतौर पर समाज को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्राचीन समाज और दूसरा हो गया आधुनिक समाज। आधुनिक समाज जिसे हम सभ्य और शिक्षित समाज भी कहते हैं, और दूसरा एक प्राचीन समाज है, आदिम समाज है, जो कि शुरुआती स्टेज थी। तो इनका हम वर्गीकरण करेंगे आदिम और सभ्य समाज के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आदिम समाज या जनजातीय समाज किसे कहते हैं। अब इसमें आप देखिएगा, जनजातीय समाज है उसको कई नामों से, जैसे इसको आदिम समाज भी कहा जाता है, इसको अनुसूचित समाज, वन्य जाति या आदिवासी या जनजाति आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। परंतु यदि इसको गवर्नमेंट की भाषा में बात करें तो इसको अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की धारा 341 है, वो उसमें जनजातीय समाज का वर्गीकरण किया गया है। और जो भारत की पिछली 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जनजातियों की कुल संख्या है भारत में वो 10.43 करोड़ है। कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में लगभग 532 जनजातियां निवास करती है, परंतु इन जनजातियों में से लगभग आधी जनसंख्या है वो तो केवल भारत के 5 राज्यों में निवास करती है। वो 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा। इसके अलावा लगभग 90% जनसंख्या वो गांव में रहती है। गांव में रहने का कारण है कि जो जनजातीय समाज है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। उसमें शिक्षा की दर से या वो आधुनिक जो सभ्यता है उसके टच में नहीं है, उससे बहुत दूर है। वो दुर्गम स्थानों में रहता है, वो उन जगह पर रहता है जहाँ पर आम सभ्य मानव की अभी वो दुर्गम है उनके लिए, या वहाँ पर पहुँचना दुर्गम है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, पठारों में, जंगलों में। तो अब इसका हम अर्थ करते हैं, जनजातीय समाज का अर्थ। तो इसमें लिखा है, जनजातीय समाज एक ऐसा सरल समाज है। जो परंपरागत समाज था उसको सरल समाज कहेंगे। आधुनिक समाज है जिसमें संबंधों की जटिलता है, जिसमें मुद्रा का प्रचलन हुआ है, वस्तु संचय या पूंजीवादी जो व्यवस्था है, अधिक से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की होड़ है, ये जटिल समाज है। परंतु जनजातीय समाज एक ऐसा समाज, सरल समाज है जो एक निश्चित भूभाग में इसका स्थान निश्चित है तथा सामान्य बोली और सामान्य संस्कृति का पालन करने वाला एक छोटा समुदाय होता है। इसका मतलब यह, जनजाति समाज एक छोटा है जो एक सामान्य बोली बोलता है और एक निश्चित स्थान पर रहता है, जो आधुनिक शिक्षा, भौतिकता और भौगोलिकता के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मतलब आधुनिक समाज के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अब डॉक्टर रिवर्स देखिए क्या कह रहे हैं। जनजाति को एक ऐसे सरल प्रकार का सामूहिक सामाजिक समूह है बताया है, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। सामान्य भाषा का मतलब उनकी सभी की भाषा या बोली एक है, तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्यों का मतलब हो गया संग्रह कर वस्तुओं, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, कृषि करना, या फिर स्वयं की रक्षा करना, युद्ध करना। इस तरह के जो सामान्य उद्देश्य है उनमें सभी मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जनजाति समाज है वो एक ऐसा सरल समाज है जो एक निश्चित भूभाग में रहने वाला एक आदिम मानव समूह है, जो कि सामान्य बोली, सामान्य संस्कृति, सामान्य व्यवसाय और अन्य सामाजिक नियमों के द्वारा एकता के सूत्र में बंधा हुआ सामाजिक संगठन है। अब इसके बाद हम इसकी विशेषताएं देखते हैं जनजातीय समाज की। तो विशेषताओं में देखिए आप, पहला है प्रतिकूल भौगोलिक पर्यावरण। प्रतिकूल भौगोलिक पर्यावरण का तात्पर्य ये हुआ कि ये जिस जगह पर रहते हैं वो रहने के मामले में काफ़ी विकट है, प्रतिकूल है। वहाँ पर जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता है। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगे, या सघन जंगलों में रहेंगे, या फिर पहाड़ वो पठारी क्षेत्र में रहेंगे, जहाँ पर जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, जैसे बिजली की, पानी की, शिक्षा की, वो सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँची है। सामान्य नाम, जनजातीय समाज का कोई न कोई सामान्य नाम होता है जिससे इसकी पहचान होती है, जिसे इसको जाना जाता है, जैसे भील जनजाति, मीणा जनजाति, हो जनजाति। सामान्य बोली, इनकी एक विशेष बोली होती है, इनकी भाषा नहीं होती, इनकी एक विशेष बोली होती है। एक जनजातीय समुदाय जिसका एक विशेष नाम है, वो अपनी एक विशेष बोली के कारण पहचाना जाता है। सामान्य संस्कृति, इनका खान पान, रहन सहन, आपसी व्यवहार, ये पहनावा, ये सब एक विशेष प्रकार का होता है, इनकी संस्कृति विशेष होती है। निरक्षरता, जो आदिवासी समाज है वो आमतौर पर निरक्षर होते हैं, क्योंकि वो उन दुर्गम स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर शिक्षा की पहुँच नहीं है। अंधविश्वास, जो आदिवासी समाज है वो अशिक्षित होंगे
और अशिक्षित होंगे तो वो धर्म में विश्वास करेंगे। धार्मिक अधिक होने के कारण वो अंधविश्वासी भी पाए जाते हैं। ये जादू टोने में, टोटमवाद में आदि में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। कुछ बीमारी हो जाए या कोई महामारी हो जाए, उन सब के पीछे जादू टोनों से ही इनको हल करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक संगठन, आदिवासी जो समाज है उनका एक राजनीतिक संगठन भी होता है। इसमें जो एक जो आदिवासी समाज है उसका एक या जो जनजाति है उस जनजाति का एक मुखिया होता है। वो मुखिया वंशानुक्रम होता है। जैसे आज कोई बुजुर्ग है, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से ही उसका पद है, वो मुखिया वंशानुक्रम चलता रहता है। और वो मुखिया है वो पूरे जनजाति को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टि से उसकी रक्षा करता है। इस समाज में धर्म का बहुत अधिक महत्व होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक हर क्षेत्र में धार्मिक क्रियाओं का बहुत महत्व है। चाहे वो किसी देवी देवता को खुश करना हो या पूजा पाठ करना हो, उसमें वो हर एक क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। और धार्मिक नियमों का यहाँ पर पालन करना बहुत ज़रूरी है और धार्मिक नियमों का यहाँ पर उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आर्थिक क्रियाएँ, इनकी आर्थिक क्रियाएँ वो सीमित है। ये जैसे जंगलों से कंदमूल इकट्ठा कर लिया, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर ली, शहद इकट्ठा कर लिया, या फिर खेती बाड़ी कर ली, या मछली पालन कर ली, मछली पकड़ ली, उनको बाज़ार में बेच दी। इस तरह का ये थोड़ा बहुत आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक क्रियाएँ या परंपरागत आर्थिक क्रियाएँ यहाँ पर की जाती है। खान पान, इनका खान आमतौर पर ये मांसाहारी होते हैं। ये कंदमूल भी खाते हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं और कच्चा या पक्का मांस भी ये खाते हैं। गोत्र का संगठन, जनजातीय समुदाय है वो एक गोत्र का संगठन होता है। जैसे अपने एक जाति होती है, उस जाति में बहुत सारे गोत्र होते हैं, उन गोत्र को मिलाकर वो जाति बनती है। इसी तरह से जो जनजाति समुदाय है उसमें भी बहुत सारे जो गोत्र हैं उनको मिलाकर एक जनजातीय संगठन बनता है। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पर हम जाट समुदाय की बात करें तो जाट समुदाय के अंदर बहुत सारी जातियाँ हैं, उन जातियों के अंदर गोत्र भी बहुत सारे हैं, उन गोत्रों से मिलाकर ये संगठन बना है। इसी तरह से जनजातीय समुदाय में गोत्र के आधार पर संगठन बनते हैं। सरल समाज, ये समाज काफ़ी सरल है। यहाँ पर मुद्रा या पूंजी का प्रचलन बहुत कम है या नामात्र है। सभी लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उनके आपस में संबंध है वो सीमित है, अपनी गोत्र तक सीमित है। छोटा आकार, जनजातीय समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनका आकार बहुत छोटा है। आमतौर पर इनकी संख्या, कहीं कहीं तो इनके परिवारों की संख्या 50 तक ही सीमित है। छोटा होने का कारण ये है क्योंकि ये एक प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। यदि वहाँ आकार बड़ा हो गया, जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो प्राकृतिक संसाधन इतने पर्याप्त नहीं है कि उनकी रोटी कपड़ा मकान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। दूसरा है टोटम का पालन। टोटम का पालन करते हैं। टोटम का मतलब होता है किसी एक पूर्वज में ये विश्वास करते हैं, वो किसी वस्तु से या पदार्थ से या जीव जंतु से अपने उद्गम मानते हैं या उसको पूर्वज मानकर उसकी आराधना पूजा करते हैं और उसका पालन वो करते हैं। उनकी जितनी रीति रिवाजें, रस्में हैं, उनका वो पालन करते हैं। इसका आगे हम इसकी जो महत्व है उसमें डिटेल से समझाएंगे आपको। वस्तु विनिमय पर आधारित, ये जो जनजातीय समाज है यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन ना के बराबर है। यहाँ पर वस्तु विनिमय पद्धति का पालन नहीं। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास कोई वस्तु, मेरे पास गेहूँ है लेकिन मुझे बाजरा चाहिए, तो जिस व्यक्ति के पास बाजरा है उससे मैं बाजरा ले लूँगा और उसको मैं बदले में गेहूँ दे दूँगा। तो दोनों का काम चल गया, मुद्रा का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहा। या मान लो मैंने किसी व्यक्ति से अपने खेत में काम करवाया है, मेरे पास मुद्रा नहीं है, तो मैं उसको या तो काम के बदले में अनाज दे दूँगा या फिर काम के बदले में ज़रूरत पड़ने पर उसको काम करवा दूँगा। तो ये कहलाती है वस्तु विनिमय पद्धति। तो जनजातीय समाज में वस्तु विनिमय पद्धति का पर आधारित रहा। कार्य विशेषीकरण का अभाव, जनजातीय समाज में जैसे आजकल आधुनिक समाज में कार्य विशेषीकरण है, सूक्ष्म कार्य विशेषीकरण है भी। एक व्यक्ति है वो इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, एक डॉक्टर का काम कर रहा है, एक टीचर का काम कर रहा है। इस तरह से हर एक कार्य का अलग अलग कार्य विशेषीकरण का मतलब उस कार्य को करने वाला व्यक्ति है वो विशेष है, उसको उसमें वो कुशल है, ट्रेनिंग ली हुई है। परंतु जनजातीय समाज में नाम मात्र का कार्य विशेषीकरण होता है। जो कार्य विशेषीकरण है वो लिंग के आधार पर है। जैसे महिलाएं है वो घर का काम करेगी और पुरुष है वो बाहर का काम करेंगे। आमतौर पर महिलाएं भी बाहर के काम में पुरुषों का हाथ बंटाती है, जैसे कंदमूल इकट्ठा करने में, मछलियां पकड़ने में, या फिर खेती बाड़ी में, या फिर लघु उद्योग जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना,
टोकरियाँ बनाना, इस तरह के कार्य उनमें वो उनका सहयोग करती है। रक्षा की आवश्यकता का अनुभव, जो ये जनजातीय समाज है उनके एकीकरण का एक कारण रक्षा की आवश्यकता का अनुभव भी है कि वो अपने संगठित होकर रक्षा कर सके। इसीलिए वो जनजातीय समाज है वो सारे एक होकर एक लीडर या जो राजा है जिसको उन्होंने पूरी पावर दी है उसके अंडर काम करते हैं, उसी की आज्ञा का पालन करते हैं, उसी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हैं और स्वयं की रक्षा करते हैं। रक्त संबंधों का बंधन, ये जनजातीय समुदाय है, इसमें एकता का प्रमुख कारण है कि वो रक्त संबंधों पर आधारित, क्योंकि उनके पूर्वज एक हैं। एक पूर्वज होने के कारण एक जनजाति है, जैसे भील जनजाति है उनका पूर्वज एक था, तो वो सारे जनजाति के भील जनजाति के जो सदस्य है वो रक्त संबंधों पर आधारित हुए, उनका जो बंधन है वो रक्त संबंधों पर आधारित है, इसीलिए इनमें इतनी अधिक एकता पाई जाती है। अंतर्विवाही समूह, जनजातीय समाज है वो अंतर्विवाही समूह होते हैं। इसका मतलब हो गया उन्हें जो विवाह है वो अपने समूह के अंदर ही करना पड़ता है। समूह के अंदर करने का एक कारण ये भी है कि पहले यातायात और संचार के साधन तो थे नहीं, तो शादी के लिए दूसरी जगह पर वो कहाँ जाएं, जाना संभव नहीं था। आजकल जब यातायात और संचार के साधन हुए हैं तो इनका शादी का दायरा भी बढ़ रहा है। एकता की भावना, एक आपसे रक्षा की आवश्यकता के कारण, एक ही रक्त संबंधों पर आधारित होने के कारण, सामान्य नाम, सामान्य बोली, सामान्य संस्कृति, इन सब के कारण इनमें इन सब का वो दृढ़ता से पालन करते हैं, तो इन सब में एकता की भावना का संचार भी होता है। जो ये आदिम समुदाय है ये सबसे प्राचीन समुदाय है, जब मानव की शुरुआत हुई थी उस समय का ये समुदाय है, उस समय की विशेषताओं वाला एक समुदाय है, तो ये सबसे परंपरागत समुदाय है। अब इसके बाद हम करते हैं आदिम समाजों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, कैसे बांटेंगे जनजातीय समाज या आदिम समाज या वन्य जाति समाज, इनको हम कैसे बांटेंगे। तो इनको जो बंटवारा है वर्गीकरण वो दो आधारों पर किया गया है, एक स्थायी विशेषक जनजातियाँ और एक अर्जित विशेषक जनजातियाँ। स्थायी विशेषक जनजातियाँ का मतलब है ये इनकी स्थायी विशेषताएं हैं, जैसे क्षेत्र के इनमें वर्गीकरण जो किया गया है वो क्षेत्र के आधार पर किया गया है, वो वर्गीकरण इसमें भाषा के आधार पर किया गया है, वो वर्गीकरण शारीरिक गठन, पर्यावरण, परिवेश आदि के आधार पर किया गया है। इसमें जो भाषाई आधार पर है वर्गीकरण है उसको 4 भागों में बांटा गया है और 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उसमें हम देखेंगे 4 भाग जो भागों में बांटा है वो डॉक्टर मजूमदार ने बांटा था। ये द्रविड़ भाषाई परिवारों को इन्होंने अलग माना था, ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार अलग माना था, तिब्बती चीनी भाषा परिवारों को अलग माना था, इंडो यूरोपियन भाषा परिवारों को अलग माना था। क्षेत्र की यदि हम बात करें तो क्षेत्र के आधार पर जो जनजाति, जैसे महाराष्ट्र में कौन सी जनजातियाँ रह रही है, या फिर उत्तर भारत में कौन सी जनजातियाँ हैं, दक्षिण भारत में कौन सी जनजातियाँ हैं, और जो ज़्यादातर जनजातियाँ हैं वो मध्य भारत के अंदर निवास करती है। शारीरिक गठन के आधार पर भी जनजातियों का वर्णन किया गया है। शारीरिक गठन का मतलब हो गया चौड़े माथे वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले या उचके हुए कंधों वाले, इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। शारीरिक विभिन्नता के आधार पर जैसे द्राविडियन हो गए, मंगोलाड हो गए, निग्रिटो हो गए आदि जनजातियाँ हैं। पर्यावरणीय परिवेश का मतलब हो गया पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हो गए, या फिर पठारी क्षेत्र में रहने वाले आ गए, या फिर जंगलों में रहने वाली जनजातियाँ हो गई। अर्जित विशेषक जनजातियाँ हैं। अर्जित विशेषक जनजातियों के अंतर हम इसको 2 भागों में फिर बांटा है। एक तो इसमें लिया है हमने जनजातियों में जीवन यापन के साधन, जीवन यापन के साधन वो किस आधार कैसे जीवन यापन करते हैं। दूसरा है जनजातियों का हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ना। अब देखिए जनजातियों में जीवन यापन के साधन है वो अर्जित, अर्जित का मतलब ये हो गया ये उन्होंने अपनी मेहनत के आधार पर अर्जित की है, और इसका मतलब है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे शारीरिक गठन को हम कैसे चेंज करेंगे, माथा चौड़ा है तो चौड़ा ही रहेगा, और आंखें बड़ी है तो बड़ी रहेगी, छोटी थोड़ी कर देंगे हम उनको। तो जनजातियों में जीवन यापन के साधन है शिकार या मछली पकड़ना। वो जो अपना जीवन यापन करते हैं वो जंगलों में, पहाड़ों में, पठारों में, ये दुर्गम स्थानों पर ये रहते हैं, तो वो यहाँ पर या तो शिकार करते हैं या कंदमूल इकट्ठा करते हैं या फिर मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और उन्हीं से अपनी आजीविका चलाते हैं। परंतु जब सभ्यता का विकास हुआ तो धीरे धीरे इन्होंने कृषि की ओर भी अपना रुख किया है। कृषि, दूसरे जो आजकल ये जनजातीय समुदाय है ये परंपरागत जो कार्य छोड़कर आमतौर पर ज़्यादातर है वो कृषि पर निर्भर हो गए हैं। अब ये अधिकतर खेती बाड़ी के कार्य में लगे हुए, इसके साथ साथ पशुपालन का कार्य भी वो करने लगे हैं, पशुपालन का कार्य भी वो करते हैं। शिल्प कला या घरेलू उद्योग धंधे, इसका तात्पर्य शिल्प कला का मतलब हो गया हाथ से बनाने वाली चीज़ें। हाथ से क्या क्या, जैसे टोकरी बनाना,
घरेलू उद्योग धंधों के अंदर टोकरियाँ बनाना या फिर मिट्टी के बर्तन बनाना, रस्सी, चटाई काटना, बुनना, इस तरह के कार्यों में ये संलिप्त हो गए हैं। इनसे अपनी आजीविका चलाते हैं। औद्योगिक श्रमिक का तात्पर्य ये है जब जनजातियों की संख्या अधिक होगी और जो इनका प्राकृतिक परिवेश था, उस प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत क्या हुआ कि वो जनजातियां अपना भरण पोषण नहीं कर सकती थी। तो कुछ जनजातियां वहाँ से निकलकर और शहरों की तरफ या उद्योगों की तरफ उन्होंने पलायन किया और उद्योगों में काम करने लगे, तो इन्हें औद्योगिक श्रमिक कहा गया। जैसे आसाम के अंदर हो गया, आसाम के अंदर क्या है, ये जनजातीय समुदाय चाय के बागानों में आदि में कार्य करते हैं। दूसरा हम इसके अंदर ये कर रहे हैं जो है जनजातियों का हिंदू की समाज की मुख्य धारा से जुड़ना। भारत है वो हिंदू समाज प्रधान देश है जहाँ पर हिंदू जातियाँ बहुत अधिक रहती है। तो इन जनजातीय समुदायों ने क्या किया कि हिंदू समाज के अंदर हिंदू समाज की जो संस्कृति है उसको अपनाया और उसको ग्रहण कर लिया। इससे क्या हुआ कि इनके जो एक पहचान मिली और उनको मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर भी मिला, जैसे शिक्षा के अवसर हो गए या आदि अन्य अवसर हो गए जिसमें इसको मिला। और इसी के कारण जो झारखंड आदि राज्य वहाँ पर इन जनजातियों के हाथ में राजनीतिक सत्ता भी आई है। मुख्यमंत्री झारखंड के अंदर जनजातीय समुदाय के का व्यक्ति मुख्यमंत्री भी रहा है और इसके अलावा राजनीति के अंदर भी उनकी सहभागिता बढ़ी है। तो जनजातीय समाजों का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो इसके अंदर दो चीज़ें आएगी, एक तो स्थायी विशेषक जनजातियाँ जो स्थायी विशेषता है, अर्जित विशेषक जनजातियाँ जो हमने विशेषताएं अर्जित की है। अर्जित विशेषक जनजातियों को फिर हमने दो भागों में बांटा है। जनजातियों में जीवन यापन के साधन भी अर्जित विशेषक जनजातियाँ वो उन्होंने विशेषताएं अर्जित की है। कौन सी विशेषताएं? एक तो ये विशेषताएं अर्जित की है, एक हिंदू समाज या संस्कृति को इन्होंने अपनाया है। इसके बाद हम अब अगला आगे पढ़ेंगे जनजातीय समाज की रीतियाँ और महत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जनजातीय समाज की रीतियाँ और महत्व का मतलब हो गया वहाँ पर कौन कौन सी रीतियाँ और उनका महत्व क्या है। जैसे हम पहला लेते हैं परिवार और गोत्र का अत्यधिक महत्व। जनजातीय समाज में परिवार का बहुत महत्व है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी गतिविधियाँ हैं वो परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। और परिवार में कर्ता का मुख्य नियंत्रण होता है। बड़े बुजुर्गों की बात का महत्व होता है, उसकी बात को टाला भी नहीं जाता। गोत्र का अत्यधिक महत्व, गोत्र का भी इसमें बहुत अत्यधिक महत्व है। गोत्र के अंतर्गत यह आएगा कि एक ही गोत्र के जो व्यक्ति है वो सारे आपस में भाई बहन माने जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे नहीं, एक दूसरे की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इससे उसमें महत्व उनका ये है कि इनमें एक ही गोत्र के लोगों में आपसी एकता भी बनी रहती है। टोटम और इसका महत्व, पहले टोटम का मतलब समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है। टोटम का मतलब क्या है कि एक जनजाति विशेष समुदाय के लोग किसी वस्तु, पौधा, जीव जंतु को अपना जो उद्गम स्तन या आराध्य मान लेते हैं और ये मानते हैं कि हम उससे अपना घनिष्ठ संबंध मान लेते हैं। और जब जिससे घनिष्ठ संबंध मानते हैं वो उसका टोटम हो गया। दोबारा देखिए, जब एक जनजाति के लोग किसी वस्तु को या जीव जंतु को या पौधे के साथ अपना गहरा संबंध मान लेते हैं और उसकी पूजा करने लग जाते हैं तो इसको टोटम कहते हैं। और एक होता है टोटमवाद, जब उस टोटम से संबंधित जितने भी विचारधाराएं, संगठन या भावनाएं हैं उन सबको टोटमवाद कहते हैं। जैसे हम एक जो भील जनजाति के अंतर्गत है, भील जनजाति के अंदर एक समूह है जो कि मोर को अपना टोटम मानता है। मोर जानवर हो गया तो उसको टोटम मानता है। वो ये मानते हैं कि हमारा उद्गम या पूर्वजों का जो उद्गम है वो मोर से हुआ है, तो उनके लिए मोर आराध्य है, वो मोर को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। और उसकी एक खास बात यह है, जैसे उस भील जनजाति की जो मोर को टोटम मानते हैं, कोई महिला मोर को देख ले तो वो या तो पर्दा कर लेती है या फिर उससे अपना मुंह दूसरी तरफ हटा लेती है। दूसरा, यदि मोर के जहाँ पाँव रखे हैं वहाँ पर गलती से किसी का पाँव रखा जाए तो उन्हें उसको भी वहाँ पर अपना माथे से लगाना होता है उसके सम्मान के लिए। तो ये टोटम हो गया। और जैसे आधुनिक जनजाति के अंदर, आधुनिक समाज के अंदर हम देखें तो हिंदू जो हैं वो गाय है उसकी पूजा करते हैं, गाय को आराध्य मानते हैं। तो हिंदुओं के लिए जो गाय एक जानवर है वो क्या हो गई, टोटम हो गया हिंदू के लिए। अब गाय के पीछे जितनी भी धारणाएं हैं, अभी उसको हम माता क्यों मानते हैं, क्यों उसकी पूजा करते हैं, ये सब टोटमवाद हो गया। इसी तरह से मुस्लिम में सूअर को माना जाता है और बिश्नोई समाज के अंदर हिरण को माना जाता है। तो हिरण कुछ को जो
मतलब किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, और उसके पीछे भी हिरण को वो क्यों अपना आराध्य मानते हैं, उनका इतना पक्ष क्यों लेते हैं, या उनको हानि क्यों नहीं पहुंचाते, उनके पीछे क्या कहानी है। ये सब जो हिरण है वो तो टोटम हो गया, क्योंकि उसके साथ उन्होंने गहरा संबंध माना है, और उनके पीछे जो विचारधाराएं या अवधारणाएं वो टोटमवाद हो गया। अब इसका टोटमवाद का महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि एक ही टोटम को मानने वाले सभी सदस्य आपस में भाई बहन होंगे, वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और उस टोटम के अंदर एक दूसरे की शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपस में भाई बहन माने जाते हैं। इससे समाज में क्या होगी? एकता स्थापित होगी। जैसे हमने आधुनिक समाज के अंदर देखा, हिरण बिश्नोई समाज का या गाय हिंदू समाज का, तो टोटम का मतलब क्या हुआ? उस एक को टोटम को मानने वाले सभी सदस्य वो आपस में एक होकर रहेंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस समाज में धर्म और जादू टोनों का बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षित समाज नहीं है। सभी गतिविधियों में धर्म का बहुत अधिक महत्व है, और इसके साथ साथ चाहे वो जादू टोनों का महत्व भी है, चाहे वो प्राकृतिक विपदा हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे फसलों को उगाना हो, चाहे बरसात करवानी हो, इन सब में क्या होता है? जादू टोनों का पालन किया जाता है। महत्व इसका क्या है? कि वो लोग सभी धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, धार्मिक नियमों को उल्लंघन नहीं कर सकते, तो इसमें सामाजिक नियंत्रण रहता है। जादू टोनों में विश्वास करने का मतलब ये हुआ भी वो एक जादू टोने करने का कारण है भी एक शक्ति है जिसको मनाने का कार्य करते हैं, उसको मनाकर वो अपना हित साधन करते हैं। तो इसलिए जादू टोनों के डर से भी वो व्यक्ति है वो सही कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, और इससे सामाजिक और उनकी आर्थिक व्यवस्था है वो बनी रहती है। इसके बाद हम करते हैं कानून, न्याय और सरकार का परंपरागत आधार और इसका महत्व। वहाँ की जो कानून व्यवस्था है अनुसूचित जनजाति या जनजातीय समाज की, वो आधुनिक कानून, न्याय और सरकार की जो व्यवस्था है उससे एकदम से अलग है। वहाँ पर जो कानून है वो कैसे, यहाँ पर तो संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, लेकिन आदिम समाजों में कानून है वो जनमत के द्वारा बनाए जाते हैं, या बहुमत के द्वारा, या जनजाति के जो बड़े बुजुर्ग ज़्यादातर जो बात कहेंगे, सहमत होंगे, वो कानून बनाएंगे। और जहाँ तक न्याय की बात है, आधुनिक समाज में कोर्ट, पुलिस आदि बहुत सारी एक लंबी प्रक्रिया न्याय के अंदर सम्मिलित होती है, लेकिन यहाँ पर न्याय है वो त्वरित न्याय मिलता है, और उस जाति के जो बुजुर्ग है या फिर उसका जो प्रधान है या उसका मुखिया है, उसके द्वारा न्याय किया जाता है, या रिश्तेदारों नातेदारी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके साथ साथ इसमें जैसे कि तैसा नियम का पालन किया जाता है, जिसने जो जैसा अपराध किया है उसको वैसी सज़ा मिलती है। जैसे कई बार व्यक्ति को यदि किसी को मारा है तो उसको, मारने वाले को मारा भी जाता है, मारपीट कर छोड़ा जाता है, तो जैसे अपराध किया वैसे उसकी सज़ा दी जाती है। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि एक तो कानून त्वरित न्याय है, एक इसमें किसी तरह का कोई करप्शन या भ्रष्टाचार इसके अंदर संलिप्त नहीं है, जो मुखिया है उसकी बात मानी जाती है, और सभी लोग हैं वो कानून या भय या फिर सज़ा के डर से नियंत्रित होकर एक दूसरे के हित साधन के लिए एक तरह का कार्य करते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं सूक्ष्म श्रम विभाजन और विशेषीकरण का अभाव। यहाँ पर श्रम विभाजन नहीं है। जैसे आधुनिक समाज में एक विशेष कुशलता वाला व्यक्ति है, वो अपनी कुशलता के अनुसार काम या योग्यता के अनुसार काम करेगा। जैसे पहले आपको बताया था, कोई टीचर का काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स किया वो इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, कोई साइंटिस्ट का काम कर रहा है, तो वो श्रम विभाजन है वहाँ पर। लेकिन इन समाजों में श्रम विभाजन है वो नाम मात्र का है, और श्रम विभाजन है भी तो लिंग के आधार पर है। महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, लेकिन आमतौर पर महिलाएं हैं वो घर के काम के अलावा बाहर के कार्य में भी योगदान करती है, जैसे मछली पकड़ना हो, चाहे वो कंदमूल इकट्ठा करना हो, या फिर उद्योग धंधों में कार्य करना हो। तो इससे क्या होता है? वो सभी आपस में मिलजुल कर एक होकर आपस में एकता से कार्य करते हैं। विवाह तथा यौन संबंधी नियमों व निषेधों में उदारता, इसमें क्या है? विवाह और यौन संबंधी नियम है उसमें बहुत छूट होती है, उदारता होती है। इसमें पिता, विवाह का जहाँ तक बात है या यौन संबंधों की बात है, तो पिता और पुत्री, माता और पुत्र और सगे भाई बहन, वो आपस में उनके विवाह करने में और यौन संबंध स्थापित करने में पाबंदी होती है। दूसरी बात यह है कि यौन संबंधों में उदारता का मतलब हो गया छूट। यहाँ पर विवाह से पहले भी यौन संबंध की मनाही नहीं है, और विवाह के बाद अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ संबंध स्थापित करते हैं, यौन संबंध स्थापित करते हैं, तो उनकी भी मनाही नहीं है, उनकी वहाँ पर छूट है या उदारता है, उन नियमों में इतनी सख्ती नहीं है। इसके अलावा क्रमबद्ध साहित्य,
कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसकी कोई लिपि नहीं है जिसे वो लिख सके, निरक्षर है। तो यहाँ का जो साहित्य है वो क्रमबद्ध नहीं है, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है। और कला, कला का मतलब यहाँ पर केवल चित्रकला है, और चित्रकला है वो भी बहुत सरल चित्रकला है। किस तक सीमित है, वो पशुओं की चित्रकारी हो गई या फिर प्रकृति की चित्रकारी हो गई, इस तरह की वहाँ पर कलाकारी या चित्रकला की जाती है। इसके साथ साथ जो संगीत है वो परंपरागत वाद्य यंत्रों के द्वारा संगीत वादन किया जाता है। विज्ञान का यहाँ पर पूरी तरह से अभाव है। इनकी जगह पर धर्म या जादू टोने या टोटमवाद का महत्व है। तो ये जनजातीय कुछ रीतियाँ थी और उनके महत्व थे। अब ये दो अवधारणाएं और है, एक तो पृथकीकरण बनाम एकीकरण। भी इसका मतलब क्या है, तो जनजातीय जो समुदाय है, इस जनजातीय समुदाय है, इसके बारे में दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित है, एक पृथकीकरण और दूसरा एकीकरण। अब पृथकीकरण का मतलब होता है अलग अलग अलग। तो पृथकवादी विचारधारा के लोग क्या मानते हैं कि जनजातीय समुदाय अलग समाज हैं, इसीलिए इसको हिंदू समाज से अलग रखना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए व्यवसायियों से, व्यापारियों से, और जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ईसाई मिशनरियों, उनसे इसकी रक्षा करनी चाहिए। जबकि एकीकृत विचारधारा वाले लोग क्या मानते हैं कि जनजातीय समाज है, ये कोई अलग समाज नहीं है, बल्कि ये तो पिछड़े हुए हिंदू हैं। इनको शिक्षा की सुविधा और रहन सहन की सुविधा, अच्छा वातावरण देकर इसको मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। इसका तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रीय विकास हुआ उसे जनजातीय विकास हुआ कि नहीं हुआ, इन पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे जंगलों को काटा गया, तो जंगलों को काटा गया तो वहाँ पर जो जनजातियाँ निवास करती थी उनको वहाँ से विस्थापित किया गया। अब जंगलों को काटा गया तो वहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ लगाई गई, तो उससे राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई, परंतु उस मुकाबले में जनजातीय विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि जनजातियों ने वहाँ काम तो बहुत अधिक किया, परंतु काम के बदले में उनको इतनी अधिक आमदनी मिली नहीं। दूसरा, राष्ट्रीय विकास तो हुआ जंगलों की सफाई के कारण, परंतु भ्रष्टाचार के कारण या राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण वो जो जनजातियां थी उनको अपना प्राकृतिक परिवेश उजड़ने के कारण न तो उचित आवास उपलब्ध करवाया गया और न ही उन्हें उचित मुआवजा दिया गया है। तीसरी बात यह है कि जब राष्ट्रीय विकास हुआ, जैसे बिजली उत्पादन के लिए इन श्रमिकों ने काम किया, अन्य उद्योग फैक्ट्रियों ने काम किया, तो उनकी सुविधाएं हैं वो केवल विकसित या सभ्य समाज को ये सुविधाएं मिली, जबकि इनके विकास जो हुआ वो जनजातीय समाज के श्रमिकों या लोगों के काम करने के कारण हुआ, परंतु इस जनजातीय समाज के लोगों को उनकी जो मेहनताना है या जो सुख सुविधाएं, जैसे बिजली उत्पादन तो हुआ, बिजली का लाभ किसको मिला, सभ्य समाज को, और जनजातीय समाज को तो बिजली की सुविधा ही नहीं मिली। तो इनको राष्ट्रीय विकास का जनजातीय विकास, जिस मात्रा में राष्ट्र का विकास हुआ उस मात्रा में जनजातियों का विकास नहीं हुआ। तो आपको समझ में आया होगा ये। यदि किसी तरह की कोई आपके और प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।